ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। जिस तरह से आपका इस बार नया एग्जाम हुआ था बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, उसी अनुसार मैं आपके करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे को फॉलो करा होगा तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है वहां से हमने शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम थर्ड क्लास जो थी वो पूरी की पूरी क्या कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे, और फोर्थ हमने स्टार्ट कर दी थी। आप सही बच्चों को पता होगा। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कौन सा टॉपिक है, यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फोर्थ के चैप्टर के अनुसार। उसमें जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनिमल वाला चैप्टर। मैं काफी बार बोल चुका हूं दोस्तों, जो सीटेट का सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सीटेट का सिलेबस अभी आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, और अपने जो मैं एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा हूं एनसीईआरटी के अनुसार अपने नोट्स बनाइए। पहले क्लास थर्ड का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके बनाते हुए चलिए। आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, और आपका जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर भी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सीटेट में, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, कहीं से भी उठा के दे देगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी आपको फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी के अनुसार जाओगे तो सिलेबस में कोई सा भी आपका चैप्टर नहीं छूटेगा, और सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो भाई सीटेट का सिलेबस बहुत सीमित है, और क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं आजकल जो बदले जा रहे हैं वो कहीं से भी बदले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एनसीईआरटी के अनुसार नोट्स बनाइए, बेटर रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। चलिए, तो सीटेट के सिलेबस की बात करी जाए तो आप सभी बच्चों को पता होगा ये पूरा का पूरा सीटेट का सिलेबस है। मैं हमेशा बताता हूं चैप्टर शुरू कराने से पहले कि 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं एनिमल यानी कि पशु है, जिसे जंतु भी बोल सकते हो आप, और वो जो है वो आपका उप थीम में से तीसरे नंबर का उप थीम है। कौन से नंबर का? उप थीम में तीसरे नंबर का उप थीम है पशु है, जंतु या फिर एनिमल, कुछ भी बोल ले सकते हो आप। ठीक, चलिए, तो ये तो होगी दोस्त आपके थीम के अनुसार कि हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। इसको आप साइड भी रख सकते हो, बस यहाँ पर बस आपको मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको थीम याद रहे कि कौन कौन सी थीम किस जगह पर है। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो दोस्तों, ये है आपका एनसीईआरटी क्लास फोर्थ का बुक का कवर पेज, और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर हम 1 पहले यानी कि लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, तो कान कान में यानी कि एयर टू एयर। कान कान में यहाँ पर बात बताई जा रही थी अलग अलग जानवरों के द्वारा, तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया कान कान में। ठीक है, चलिए, ऑफिशियल नाम रखा जाए इस चैप्टर का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम नाम रखेंगे जंतु यानी कि एनिमल्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके फिगर में दिया हुआ है, कुछ जानवरों की इमेज दिखाई गई है, कुछ पक्षियों की इमेज दिखाई गई है। ये पक्षी क्या कर रहे हैं? आपस में ही वार्तालाप कर रहे होते हैं, कान कान में बात बता रहे होते हैं। बस यही इन चीजों के बारे में दिखाने की कोशिश करी गई। ठीक, आइए, आगे लिख रखा है कि आओ पता करें। क्या पता करें? पढ़ो, देखो लिख रखा है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन जानवर के कान, क्या है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं? तो देख सकते हो, जैसे दोस्तों आपने मुर्गी देखी होगी, कोई अलग अलग प्रकार के पंछी वगैरह देखे होंगे, मेंढक वगैरह देखे होंगे, सांप वगैरह देखे होंगे, मगरमच्छ वगैरह देखे होंगे, इत्यादि इत्यादि देखे होंगे आपने। जैसे कि हम मनुष्य जो है, हमारे कान देखोगे तो ये बाहर की साइड आपको दिखाई देंगे, हाथी देखोगे तो बाहर की साइड उसके कान दिखाई देंगे, गाय भैंस देखोगे तो उनके बाहर की साइड कान दिखाई देंगे। लेकिन ये जो पक्षी हो गए, मेंढक हो गए, सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, इनके इस तरीके से कान तो दिखाई नहीं देते हैं। तो वहीं से ही क्वेश्चन बना है कि जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं बाहर की ओर, या दिखाई नहीं देते हैं हमारी आंखों से, तो उनके कान होते भी हैं या फिर नहीं? तो उसका आंसर भी नीचे दे रखा है। क्या दे रखा है? कि वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते।
क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो पक्षियों के कान होते हैं वो पीछे की साइड को देखने को मिलते हैं और उनके जो फर होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों की वजह से ढके रहते हैं। हमारे जैसे बाहर की ओर नहीं निकले रहते उनके कान, उनके छेद जैसे कान होते हैं। कैसे होते हैं? छेदनुमा कान होते हैं। जैसे कि मान सकते हो कि एक छेद कर दिया हो और वो छेद के ऊपर कोई ऐसी परत नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे मान लो दबा सा रहता है। ठीक है, तो वैसे इनके कान होते हैं। वैसे ही सांप के छोटे से कान होते हैं छेद जैसे, लेकिन वो स्कल यानी कि जो उनकी खाल होती है, जो उसके ऊपर डिजाइन सा बना रहता है, उसकी वजह से ढके रहते हैं। और मगरमच्छ और मेंढक के भी ऐसी छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के बाहर की ओर कान नहीं दिखाई देते, वास्तव में उनके भी कान होते हैं, लेकिन बाहर की ओर नहीं निकले होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, चाहे इनको मान लो, चाहे मेंढक को मान लो, चाहे सांप को मान लो, चाहे मगरमच्छ को मान लो। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रखा है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली और मगरमच्छ भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि सर आप तो एनसीईआरटी के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हुए चल रहे हो, लेकिन हमें क्या क्या नोट डाउन करना है वो हमें बताते हुए चलिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ये वाला, क्योंकि हमारे पास डिटेल जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। डिटेल में आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो मेन पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पर बता दिया, ये हाईलाइट कर रखा है कि पक्षियां हो गए, मगरमच्छ हो गए, छिपकली हो गए, सांप हो गए इत्यादि, जिनके कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते, उनके कान होते हैं लेकिन छोटे छेदनुमा जैसे कान होते हैं, जो कि स्कल से, फेदर से या फिर उनकी स्किन से ढके होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। काफी बार एग्जाम में आपकी ये पूछा जा चुका है, तो आपको अगली बार पूछा जाएगा तो इस बारे में पता होना चाहिए। चलिए भाई, इंग्लिश वाले बच्चे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को कि डू यू थिंक दैट द एनिमल हुज एयर वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ears? वही वाली बात है कि जिनके कान नहीं दिखाई देते, रियल में वास्तव में उनके कान होते भी हैं या फिर नहीं होते। उनका आंसर नीचे सिंपली सा दिया हुआ है। तो अगर हमारे बैच में कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो कृपया करके साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है कि किसकी त्वचा, क्या बोल रखा है? हुज स्किन, किसकी त्वचा। अब ये भी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, कुछ समय से ये रिपीट नहीं हो रहे, तो अगली बार रिपीट होएगा तो आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रखा है? देखिए, बोल रखा है कि चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। कौन सी चित्र? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनको बोला गया कि मैच द एनिमल शो हियर विद द पिक्चर्स, यानी कि जो भी उनकी पिक्चर्स दी हुई है उनके स्किन कलर से आपको मैच करना है और साथ ही साथ में डिजाइन बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये स्किन कलर दिए हुए हैं और ये आपको एनिमल्स की फिगर दिए हुए हैं, तो इनसे डायरेक्टली आपको मैच करना था। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये स्किन जो है वो इस भाई साहब की है। आगे चलें तो ये स्किन जो है वो इस भाई साहब की है। ये स्किन जो है, यहाँ वैसे फिगर नहीं दे रखा है लेकिन दिखता है घोड़े की तरह ही है। तो इस स्किन में वैसे जेब्रा है ये, लेकिन घोड़े की तरह ही होता है, तो इससे आप मैच कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्या करें, काम तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाली स्किन जो है वो इस वाले भाई साहब की है और ये वाली स्किन जो बच गई है वो इस वाले भाई साहब की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्किन मैच करनी थी। लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन बनता ये नहीं है, क्वेश्चन यहां से बना जाएगा कि जानवरों की खाल पर डिजाइन जो होते हैं वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जानवरों के शरीर के ऊपर जो डिजाइन बना रहता है वो किसके कारण बना रहता है? तो उनके बालों के कारण बना रहता है। उनकी खाल के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं बना रहता। अगर किसी भी प्रकार के जानवर को आप पकड़ोगे और उसके बाल को काट दोगे तो उसका जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चाहे वो बाघ ले लो, चाहे वो आपका शेर ले लो, चाहे गिलहरी ले लो, कोई भी ले लो, तो उनके शरीर के ऊपर जो भी पैटर्न बना रहता है, जो भी डिजाइन बने रहते हैं, वो किसकी वजह से बने रहते हैं? तो ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, किसके कारण? उनकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उसके कारण वो डिजाइन बने रहते हैं।
तो डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर कि जानवरों की खाल के ऊपर जो डिजाइन होता है उनके शरीर के बालों के कारण होता है, ना कि शरीर की खाल की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से सारे के सारे इनके बाल हटा दिए तो देखो कैसे दिख रहे हैं, पहचान में भी नहीं आ रहे होंगे आपको कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पूछा जाता था, लेकिन अब कुछ समय से रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट होगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। वैसे तो यहाँ नहीं है, आगे जाके पता चल जाएगा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले जानवरों के नाम को क्या करना है, आपके हरे बक्से में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा नोट्स बना रहा है मैं पॉइंट बताते हुए चलूंगा, उनको आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो यहां पर लिख रखा है, जो बच्चे नोट बना रहे हैं लिखते हुए चलिएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे। और इसके विपरीत जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वह क्या देते हैं, अंडे। नोट डाउन करते हुए चलिए इस चीज को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंपल सा इसको याद करने का तरीका, इसको याद ध्यान रखने का तरीका यही है, अपने आप से तुलना कर लो। जैसे कि मनुष्य कान जो होते हैं वो बाहर की ओर भी दिखाई देते हैं, देख रहे हो ना, ये मेरे दोनों कान। ठीक है, शरीर पे मेरे बाल भी है, देख सकते हो, अभी टकला तो नहीं हुआ, अभी है सर के ऊपर बाल, तो मेरे शरीर पे बाल भी है। तो सीधी सीधी सी बात है, मेरे शरीर पर बाल भी है और कान बाहर की तरफ भी है। मनुष्य क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। मनुष्य को कभी देखा अंडे देते हुए? नहीं, मनुष्य अंडे नहीं देते, मनुष्य जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। तो जिनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, क्या है, कान बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं, और शरीर पर क्या है, बाल है, वो लोग क्या जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी के विपरीत जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, कोई सा भी जानवर ले लो, चाहे आप छिपकली ले लो, चाहे आप मगरमच्छ ले लो, चाहे आप कछुआ ले लो, चाहे आप सांप ले लो, चाहे आप पक्षी ले लो, कोई सा भी जानवर ले लो, जिनके कान जो है वो बाहर की ओर नहीं दिखेंगे और साथ ही साथ में शरीर के ऊपर बाल नहीं होंगे, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो, कुछ पपीज दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो डॉग है इसने किसको जन्म दिया, बच्चों को जन्म दिया। क्यों, क्योंकि इनके कान भी बाहर की ओर दिखाई देते हैं और शरीर पे बाल भी होते हैं। गाय ले लो, शरीर पे बाल भी होते हैं, बाहर की ओर कान भी होते हैं। भैंस ले लो, बाहर की तरफ कान भी होते हैं और शरीर पे बाल भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी के विपरीत पक्षी, अब कई बच्चे कहेंगे सर पक्षियों के तो शरीर पे बाल होते हैं। भाई वो शरीर पर बाल नहीं है उनके, उनके फेदर है, उनके पंख है। पंख और बालों में अंतर करना सीखो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंख और बाल दोनों के दोनों चीजें अलग है। तो पक्षियों के शरीर के ऊपर बाल नहीं, फेदर होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं अंडे देते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट डाउन करते हुए चलिए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पे बाल होते हैं, वह बच्चे जन्म देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर के ऊपर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका आपके एग्जाम में कई बार, अगली बार फिर रिपीट होगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों लिख रखा है अध्यापक के लिए, क्या है, अध्यापक के लिए। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो व्हाट डिड यू नोट, दोज एनिमल्स वेयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन द बॉडी, देयर these animals give birth to young ones, or those animals that do not have hairs on the outside do not have hair on their body, these animals lay eggs। क्या बोला मैंने आपका कि जिन जानवरों के शरीर के ऊपर बाल होते हैं, बाहरी कान दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते, शरीर पे बाल नहीं होते, वो अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिख रखा है, अध्यापक के लिए क्या बोला गया, पेडागोजिकल टर्म है फॉर द टीचर। लिखा है कि पाठ में आए जानवरों के बारे में, क्या बोला है, पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, कई जानवर जो होते हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के अंतर्गत हम उनका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप बैल ले लो, चाहे वो आप गाय ले लो, भैंस ले लो, या फिर अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो हम डेली लाइफ के टाइम के अंतर्गत हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं।
तो उनका रख रखाव, उनकी देखभाल, उनका खान पान, वो सारी की सारी हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाना, उसके प्रति संवेदनशील विकसित करना, वो आप बच्चों के अंतर्गत करें और उसके लिए आप क्या दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौके दें उन चीजों को खुद करने के लिए। तो बच्चे क्या करेंगे, उन चीजों के प्रति संवेदनशीलता होंगे और साथ ही साथ में बच्चा उस चीज को खुद करके सीख पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। वैसे ये पेडागोजिकल टर्म है, लेकिन बीच बीच में कई बार आपके यहाँ पर पूछ लेता है एग्जामों में, तो इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए, अलग अलग प्रकार के जानवरों के बारे में, अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में समझने के लिए क्या कर सकते हो, बच्चों के अंतर्गत जानकारी लेने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में वार्तालाप करने के लिए उनको अलग अलग मौके दिए जाने चाहिए डिस्कशन करने के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि बहुत बहुत साल पहले, क्या बोल रखा है, बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। क्या थे, धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। देखो दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में कहीं पर भी कोई चीज नहीं लिखी है इस चीज के बारे में, लेकिन हिंट जरूर दिया हुआ है। कई बच्चे जो है इसकी तुलना जो है मगरमच्छ से कर देते हैं कि कई साल पहले जो है धरती के ऊपर डायनासोर थे, लेकिन वो अब क्या हो गए, लुप्त हो गए। क्या हो गए, गायब हो गए, जिसकी वजह से अब वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो उससे मिलता जुलता जो जानवर था वो क्या था, डायनासोर था। वो क्या था, डायनासोर था। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार वो डायनासोर ही है, जो डायनासोर मगरमच्छ है, मगरमच्छ ही जो है डायनासोर से मिलता जुलता है। तो मगरमच्छ ही जो है डायनासोर की जगह अब उन्होंने ले रखा है। देखा जाए आपकी बात सही है, मानता हूं, लेकिन इसकी जगह हिंट दे रखा है इन्होंने हिप्पोपोटामस का, यानी कि हिप्पो का। जहां पर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है ना, वहां पर एनसीईआरटी बोलता है हिप्पो, यानी कि हिप्पोपोटामस। देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके एग्जाम में कभी भी देखने को मिलेगा कि डायनासोर जो है हमारी धरती पर बहुत साल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वो लुप्त हो चुके हैं। तो उससे मिलता जुलता जानवर जो है देखा जाए तो मगरमच्छ भी है, हिप्पोपोटामस भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप में आपके एग्जाम में हिप्पोपोटामस दे रखा हो तो आप हिप्पोपोटामस को ठीक करोगे, अगर आपको मगरमच्छ दे रखा हो तो मगरमच्छ को ठीक करोगे, अगर दोनों दे रखा हो तो हिप्पोपोटामस को ठीक करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ गए, चलिए। और इन बिंदुओं के बारे में आगे बोल रखा है कि इसके बारे में कुछ और बातें अब पता करने के लिए अपने बड़ों से आप चर्चा कर सकते हो। किससे, अपने बड़ों से, अपने परिजनों से, आसपास से इसके बारे में चर्चा कर सकते हो, ताकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी और आप इकट्ठा कर सको। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्या कहा है, बच्चों को खुद खोजने के लिए, स्वयं करने के लिए यहां पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ठीक, आगे चलते, आगे चला गया, एक और बिंदु निकला, क्या, अध्यापक के लिए, फॉर द टीचर। ये जो लिखा रहता है ना फॉर द टीचर, ये क्या होता है, पेडागोजिकल टर्म होता है। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी बीच बीच में पेडागोजिकल टर्म आते रहते हैं। इनको मैं इसलिए इंक्लूड करता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली बोल देता है कि इस चैप्टर में से ये लाइन पूछी जा रही है, होता है ना कई बार, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इनको इंक्लूड कर देता हूं। बाकी पेडागोजी की क्लासेस अलग से भी चलेगी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, लिख रखा है, देखिए, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही मानो, इस तरह के जान और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। देखो क्या बोल रखा है कि बच्चों के अनुसार जो भी डायनासोर लुप्त हो चुका है और उससे मिलते जुलते जानवरों के बारे में आप जो पूछ रहे हो उनसे, तो इनमें जो है बच्चों के आंसर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे कि मैंने बोला, कुछ बोल रहे हैं मगरमच्छ, कुछ बोल रहे हैं हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। ठीक है दोस्त, हर किसी बच्चे का अलग अलग जानवर का सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर तरह के ऐसे उत्तरों को आपको सही मानना है। क्या मानना है, हर तरह के उत्तरों को ऐसा आपको सही मानना है, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो अभी ऐसा कहीं पर भी पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ। ठीक है, और बाकी जो ये डायनासोर थे, ये जो लुप्त हो गए हैं, इनका पूरा का पूरा जो विवरण है वो रेड डाटा बुक है एक, उस बुक के अंतर्गत कंप्लीट डिटेल में इसमें लिखा गया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों रेड डाटा जो बुक होती है, इस बुक के अंतर्गत उन सभी का डाटा लिखा हुआ है जो कि लुप्त होने की कगार पर है, यानी खतरे पर मंडरा रहे हैं, और या फिर जो लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डोडो पक्षी लुप्त हो गया, डायनासोर लुप्त हो चुके हैं, तो उन सभी के बारे में इसके ऊपर विवरण दिया हुआ है, और जो लुप्त होने की कगार पर है उनका भी बारे में यहाँ विवरण दिया है। तो आपके एग्जाम में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली ये बार रेड डाटा बुक से पूछा गया था, तो
अगली बार फिर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक की सूची, एक ऐसी लिस्ट सूची है जिसके अंतर्गत वो सभी जानवरों के बारे में, वो सभी पौधों के बारे में लिखा गया है, विवरण किया गया है, जो या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा जानवरों के बारे में बताता है तो किसी भी बच्चों के आंसर को आपको गलत नहीं मानना है। आप ये मानकर चलिए बच्चा अभी छोटा है, जितनी चीजें वो सोच सकता है उस सोच के अनुसार कार्य कर रहा है और आपको उन चीजों के बारे में बता रहा है। तो आप कभी भी ऐसे प्रकार के बच्चों का उत्तरों को गलत नहीं मानोगे, क्योंकि इससे नकारात्मक आता है और बच्चों के अंतर्गत ऐसा आता है यार ये तो सारे के सारे गलत हो रहे हैं, क्या फायदा इन चीजों का। ठीक है, उन चीजों को आपको उत्तर सही मानना है और बच्चों को प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ में इस प्रकार की क्रियाओं के लिए अलग अलग क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज के अंतर्गत बच्चों को इंक्लूड करना है। ठीक है, ताकि बच्चा उस चीज को खुद करके देखे और अच्छे तरीके से उन चीजों को सीख सके। ओके, समझ गए सही बच्चे? ये था आपका पहला टॉपिक, पहला चैप्टर एनिमल, कहने का मतलब है आज का। ठीक, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आ जाता है दोस्तों पाठ 3 नंदू हाथी। क्या है? ए डे विद नंदू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से समझाते हुए चलता हूँ। ये चैप्टर भी आपका किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? एनिमल यानी कि जंतु के बारे में। देखो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा बच्चा है, अभी हाथी है नंदू। ठीक है, जो कि अपने परिवार के साथ रहता है और उस पूरे के पूरे परिवार का जो झुंड है, उस झुंड के अंतर्गत जो हाथी सबों की नेता है यानी कि नेतृत्व कर रही है, सबको लीड कर रही है, वो कौन है? वो नंदू की नानी है। तो नंदू जो है अपने बारे में इसके कहानी के अंतर्गत बता रहा है कि वो कैसे रहता है और किस किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। तो आओ पता करें नंदू क्या क्या बता रहा था उन चीजों के बारे में। और ये जितने भी पॉइंट मैं अब लिखवाऊंगा वो सारे के सारे नोट डाउन करने हैं आपको। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में आपको बताते चलूंगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहला बिंदु, क्या तुम जानते हो, जहां से मैं बोलूं लिखना है वहां से लिखिएगा। क्या तुम जानते हो कि एक बड़ा हाथी, जो वयस्क हाथी होता है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो पहला बिंदु लिखिए सभी के सभी बच्चे कि एक बड़ा हाथी, यह वयस्क हाथी एक दिन के अंतर्गत 100 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा 100 केजी या फिर 1 क्विंटल, दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, चाहे वो आपका 1 क्विंटल दे रखा हो या फिर 100 किलो दे रखा हो। ठीक है, दोनों मैथमेटिक्स वैल्यू दोनों इक्वली होती है। तो 100 किलोग्राम या फिर 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ध्यान रखिएगा वयस्क हाथी जो होता है, हाथी जो होते हैं खाने के पेट के मामले में ज्यादा उनका पेट होता है, तो एक दिन के अंतर्गत आराम से 100 किलो या फिर 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियों को वो खा लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि हाथी जितनी जल्दी जंगलों का सफाया करता है उतना ही हाथी जंगलों को उगाने में मदद भी करता है। जंगल जहां जहां से हाथी गुजरता है वहां वहां से जंगल साफ होते रहते हैं, लेकिन पीछे पीछे जंगलों का विकास भी हो रहा होता है, क्योंकि जितना खाते हैं उतना ये मल भी करते हैं और मल जो होता है इनका पूरी तरीके से हजम नहीं होता है। इस वजह से इनके पेट के अंदर बीज वगैरह भी होते हैं, तो वो बीज गिरते हुए चलते हैं और ये जो मल करते हैं उनकी एक खाद के रूप में जंगलों को पनपने के लिए क्या मिलता है? फर्टिलाइजर मिलता है। तो जितना जंगल को नाश करते हैं उससे कई ज्यादा जंगलों का उद्धार भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला बिंदु लगा कि एक बड़ा हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन के अंतर्गत 100 किलो से ज्यादा या 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। अगला बिंदु लिखिए, हाथियों को बहुत कम आराम करना पसंद होता है। यह दिन में केवल कितने घंटे? 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। तो दूसरा बिंदु लिखिए कि एक हाथी दिन के अंतर्गत केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, इससे ज्यादा वो नहीं सोता। आराम जो करता है वो केवल 2 से 4 घंटे ही करता है। अगला बिंदु, हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। क्यों भाई? हाथियों को पानी और कीचड़ के अंदर खेलना क्यों पसंद है? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हाथी जो है एक विशालकाय जीव है और इनके शरीर के ऊपर पसीना नहीं आता है। तो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा शरीर हमें ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा गर्म हो जाएगा हमारा शरीर तो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जैसे सिस्टम वगैरह होते हैं ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो हैंग करने लग जाते हैं ना, प्रॉपर काम नहीं करते। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा शरीर जब भी ज्यादा गर्म हो जाता है तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है और पसीने से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। लेकिन भाई हाथी के शरीर में तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये हाथी क्या करते हैं? इस कमी को दूर करने के लिए पानी के अंतर्गत खेलते, अपने आप को नहाते बहुत है। और दूसरा, या फिर ये अपने पानी जो कीचड़ होता है, दलदली वाला इलाका होता है, उन कीचड़ों के अंतर्गत ये लौट कर अपने शरीर को पूरा कीचड़ से ढक लेते हैं ताकि वो कीचड़ जो है थोड़ी देर के लिए इनको ठंडक दे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना अब बहुत भाता है, क्योंकि इनके शरीर को इससे क्या मिलती है, ठंडक प्राप्त होती है, ठंडक मिलती है। ठीक, अगला बिंदु, अगला बोल रखा है कि वैसे उनके कान भी क्या है, वैसे जो इनके कान होते हैं कभी काफी विशाल विशाल से होते हैं, कान बड़े बड़े से होते हैं, तो उनको पंखे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा गर्मी लगती है तो ये अपने कान को हिलाकर क्या करते हैं, हवा करते हैं। क्या करते हैं, कान को आगे पीछे हिलाकर अपने कान से क्या करते हैं, हवा करते हैं, ताकि इनके शरीर को ठंडक मिल सके। ठीक है, तो यहां से कितने बिंदु निकले, पहला बिंदु निकला कि एक बड़ा हाथी एक दिन के अंतर्गत 1 क्विंटल या 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हाथी जो होता है दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करता है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनको इनके शरीर को इनसे ठंडक मिलती है। और चौथा बिंदु, अगर हाथी को अगर कहीं पानी या कीचड़ नहीं मिलता तो वो अपने कानों को पंखी की तरह इस्तेमाल करके अपने आगे पीछे करके उनको हवा करके क्या करता है, अपने शरीर को ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, सारे के सारे हाथी क्या कर रहे हैं, पानी वगैरह में या कीचड़ वगैरह में लौट पोट कर अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला बिंदु लिखा है कि हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। हाथी जो होते हैं वो कहां रहना पसंद करते हैं, अपने झुंडों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, और जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे के पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो यहां से कितने बिंदु हुए, पहला बिंदु लिखो सभी के सभी बच्चे कि हाथी जो होते हैं वो अपने झुंड के साथ रहते हैं। क्या है, ये एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक जीव है, आपस में मिलजुल कर रहना पसंद कर रहे हैं। जब भी मुसीबत आती है तो आपस में मिलजुल कर उसको सुलटते हैं ये। ठीक है, तो पहला बिंदु, हाथी किस में रहना पसंद करते हैं, झुंड में, हेड में रहना पसंद करते हैं। दूसरा बिंदु, हाथियों के झुंड में केवल कौन कौन होती है, हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। हथनी, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं रहता। और पूरे के पूरे झुंड का जो नेतृत्व करेगी वो पूरे झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, पूरे झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो पूरे के पूरे झुंड को नेतृत्व करती है कि किस तरफ चलना है, कहां रुकना है, कहां खाना है, कहां पीना है, उन सभी चीजों का नेतृत्व झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। जैसे कि इस झुंड में नंदू की नानी कर रही थी, क्योंकि नानी सबसे बुजुर्ग थी उस झुंड में। तीसरा बिंदु, आगे बोल रखा है कि एक झुंड में, एक जो पूरा का पूरा हाथियों का झुंड है उसमें केवल 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। अब ये नहीं है कि झुंड बहुत बड़ा कर लेते हैं, नहीं, झुंड केवल 10 से 12 हाथी, 10 से 12 हथनियों और उनके बच्चों का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है झुंड। ठीक है, आगे बोल रखा है, नेक्स्ट बिंदु लिखिए, हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं। अभी मैंने आपको बोला हाथियों के झुंड में जो होता है वो केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। अब कई वो होते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हाथी भी होते हैं, तो वहां तो बच्चे रहते ही हैं 15 साल तक, लेकिन जैसे ही वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं वो इन झुंड को छोड़कर, क्या कहते हैं, इन झुंडों को छोड़कर वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। और ये जो नंदू कहानी सुना रहा है, नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना भी झुंड छोड़ देगा और अकेला रहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां से कितना बिंदु निकले, पहला बिंदु निकला कि हाथी जो होते हैं वो अपने झुंड के साथ रहते हैं। दूसरा बिंदु, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। तीसरा बिंदु, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे के पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। चौथा बिंदु, एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। और पांचवा बिंदु, हाथी जो होते हैं इस झुंड के अंतर्गत केवल 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, और जैसे ही वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद ही अपना झुंड छोड़कर अकेला रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें नंदू की बारी भी आगे चलकर जब 14-15 साल का हो जाएगा तो उसकी बारी भी आएगी। ठीक है, सभी के सभी बच्चे यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चों को जो मैं पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं वो नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे आप लोग। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दिया जाएगा। आगे चलते, आगे बोला गया है कि क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो पूरा का पूरा परिवार होता है मनुष्य का, अगर घर में कोई बीमार है, घर में किसी को तकलीफ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, तो वो क्या करता है, परिवार उसकी पूरी की पूरी मदद करता है। तो उसी प्रकार से हाथी भी जो है, अगर इनके हाथी के अंतर्गत, झुंडों के अंतर्गत कोई बीमार है
तो सारे का सारा झुंड उनकी मदद करता है। कोई बच्चा है तो ये नहीं कि नंदू की जो माँ है केवल वही उसकी देखभाल करेगी, नहीं, वो पूरे के पूरे झुंड में जो सारे के सारे हाथी हैं वो सभी की सभी उनकी देखभाल करते हैं, वो सभी के सभी झुंड के वो जो हथनियां हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और यहीं पर ही कहा जाता है कि 3 ओल्ड, ध्यान रखिएगा 3 मंथ ओल्ड, इंपॉर्टेंट बिंदु है, 3 मंथ ओल्ड बेबी, एलिफेंट का जो 3 मंथ ओल्ड बेबी होता है, यानी कि 3 महीने पुराना बच्चा, मतलब बच्चे को जन्म लिए हुए अभी 3 मंथ हो गए हैं, ये बच्चा जो होता है वो कितने किलो का होता है, 200 केजी का, यानी कि 2 क्विंटल का। ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, या इस पर लगा लीजिए स्टार, क्योंकि हाथी का जो बच्चा होता है, 3 मंथ ओल्ड जो बेबी होता है हाथी का, एलिफेंट का, वो क्या होता है, वो 2 क्विंटल का होता है। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है, क्या मैंने बोला, जब एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है, जब वो 3 महीने का हो जाता है, तो उसका जो वजन होता है वो 2 क्विंटल होता है। कितना होता है, 2 क्विंटल, यानी कि 200 किलो। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एलिफेंट, मैंने क्या बोला, एलिफेंट, एलिफेंट का 3 मंथ ओल्ड बेबी जो होता है, हाथी का जो 3 महीने का जो बच्चा होता है, उसका जो वजन होता है वो 200 किलो होता है, 2 क्विंटल होता है। कई बार आपके ऑप्शन में 100 किलो दे दिया जाता है तो वो गलत होता है। 3 मंथ्स ओल्ड बेबी जो होती है एलिफेंट की, वो 200 केजी यानी कि 2 क्विंटल की होती है। ओके, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना है, अगली बार फिर बनेगा, तो इस पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है कि थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। क्या लिखने के लिए बोल रहा है कि व्हाई डू यू थिंक, आपने क्या बोला इसने कि बगुला जो होता है भैंस पर क्यों बैठा होगा, यहां पर ये बोल रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, इमेज में लिख के यहाँ पर एक क्या है, एक भैंस बनाया है और एक बगुला बनाया हुआ। क्या है, एक भैंस है और एक बगुला है। ग्रेट है। ये जो बगुला है वो पीठ पर बैठा हुआ है, किसकी, भैंस की, बफेलो की। तो यहाँ पर इसलिए इसने पूछा कि बगुला जो है वो भैंस की पीठ पर क्यों बैठा हुआ है। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्त, बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। क्या करता है, बगुला जो है वो भैंस की पीठ पर बैठ के उसके चीचड़ दीमक वगैरह जो होते हैं उनको खा लेता है, जिसकी वजह से इस बगुले को क्या मिलता है, भोजन। क्या मिलता है, फूड। क्या मिलता है, भोजन। और इस भैंस को क्या मिलता है, तो मिलती है इसको चैन, इसको सुकून मिलता है, इसको अपने कीड़ों से छुटकारा मिलता है। जो चीचड़ वगैरह इसके खाल के ऊपर बैठकर इसको जख्म दे रहे थे, इसका खून पी रहे थे, वो बगुले ने उसको हटा दिया। तो इस वजह से बगुला इससे भोजन प्राप्त करता है और भैंस इससे आराम पसंद करता है, मतलब इससे आनंद मिलता है इसको। इसलिए जब भी आपने गांव घरों में देखा होगा बगुला जो है भैंस की पीठ के ऊपर बैठा होगा, तो भैंस उसे कभी भगाता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको पता है भाई बगुला आया तो मेरे शरीर की सफाई करके जाएगा। इसलिए इन दोनों को क्या मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है और इसको कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। कैसा है, सिम्बायोटिक। ध्यान रखिएगा, एक होता है परजीवी और एक होता है सहजीवी। परजीवी जो होते हैं वो जौक है, जौक जैसे कि इस भैंस की पीठ के ऊपर बैठेगा तो जौक इस भैंस से खून पीना शुरू कर देगा। तो इससे जो जौक होगा उसको तो फायदा मिलेगा, उसका पेट भरेगा, लेकिन इस जानवर को यानी कि भैंस को क्या होगा, नुकसान होगा, इसका खून चला गया। ठीक है, तो एक जीव जब दूसरे जीव के साथ अटैच होता है, जिससे एक जीव को फायदा होता है और एक जीव को नुकसान होता है, जैसे कि जौक को फायदा हुआ और भैंस को नुकसान हुआ, तो इस प्रकार के रिलेशन को कहा जाता है क्या, कहा जाता है पैरासाइट यानी कि परजीवी। और इसी के विपरीत जब दो जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे कि बगुला और भैंस, जिससे दोनों को फायदा होता है, बगुले को भोजन मिल गया और भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल गया, दोनों को फायदा होता है, तो वो रिलेशन कहलाता है सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक। ठीक है, अगर एक को फायदा हो एक को नुकसान हो तो परजीवी यानी कि पैरासाइट, अगर दोनों को फायदा हो तो सिम्बायोटिक यानी कि आपका सहजीवी वहां पर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने थे, अगली बार बनेंगे तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। और बगुला भैंस की पीठ के ऊपर क्यों बैठा, ये भी आपको पता चल गया होगा। आगे बोल रखा है अध्यापक के लिए कि नानी माँ की माँ बच्चों से पूछे कि वह अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं।
इससे क्या पता चलेगा, लोकल लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। कोई अपनी नानी को क्या कहता है, अम्मा कहता है, कोई नानी कहता है, कोई कुछ और कहता होगा, कोई कुछ और कहता होगा। जैसे कि आप लोग ही हो, आप लोग ही नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अपनी नानी को क्या बोलते हो। ठीक है, तो आपके जो लैंग्वेज होंगे उस लैंग्वेज के अनुसार अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, तो नानी की यानी कि माँ की माँ को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो नानी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने आज क्या कवर करा दोस्त, एनसीईआरटी जो बुक होती है हमारी, उसके अंतर्गत कक्षा चौथी की, फोर्थ की हमने बुक कंप्लीट करी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd करा, जो कि आपकी सिलेबस के अनुसार कौन सा है, एनिमल। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 2nd एंड चैप्टर नंबर 3rd। अब दोस्त जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप और हम, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा, तो वो करेंगे 4th, वही एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपना नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल टाइम हमारे पास प्रॉपरली है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।